जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा डिसऑर्डर इन CNS। CNS का मतलब क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिसीज या डिसऑर्डर हो जाता है तो कौन सी डिसीज उत्पन्न होती है, कौन सी डिसीज प्रोवाइड। यदि आपको चाहिए सभी जानकारी तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम समझेंगे डिसऑर्डर इन CNS में डिसऑर्डर हो जाता है तो कौन सी डिसीज उत्पन्न होती है। तो जैसा कि पहली कौन सी डिसीज है? पार्किंसंस डिसीज। क्या है पार्किंसन डिसीज? क्या है पार्किंसन डिसीज? तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इन द पार्किंसन डिसीज स्लो डाउन वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। जैसे कि क्या है? ब्रैडीकाइनेसिया एंड मसल स्टोन रिजिडिटी। जो मसल स्टोन होता है इसी को क्या कहते हैं? रिजिडिटी। और क्या है? ट्रेमर और एड्रेस्ट। इसके कहने का मतलब जो पार्किंसन डिसीज होती है उसमें क्या होता है? स्लो डाउन हो जाता है। क्या? वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट क्या है और इन वॉलंटरी मूवमेंट क्या है, इसको मैंने ब्रेन वाले चैप्टर में मैंने बता चुका हूँ, इसलिए आप जाकर के ब्रेन वाले चैप्टर को देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वॉलंटरी मसल्स क्या होती हैं? वॉलंटरी मसल्स होती हैं ऐच्छिक पेशियां होती हैं। क्या होती हैं? ऐच्छिक, जो हमारे इच्छा के अनुसार होती है। जैसे कि इनवॉलंटरी जो होती हैं, अनैच्छिक जो होती हैं वो क्या होती हैं? हमारे माइंड में पाई जाती है। और ऐच्छिक जो है वो हाथों में पाई जाती है, हाथ या पैर में पाई जाती है। तो क्या होते हैं? इन जो वॉलंटरी मसल्स जो होती हैं, जो वॉलंटरी मूवमेंट होता है क्या होता है? कम हो जाता है। क्या? स्लो डाउन हो जाता है। कहाँ का? जो बॉडी पार्ट्स में क्या होता है? वॉलंटरी जो मूवमेंट होता है बॉडी पार्ट में कम हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? ब्रैडीकाइनेसिया। क्या कहते हैं? ब्रैडीकाइनेसिया। क्या कहते हैं? ब्रैडीकाइनेसिया। और क्या है? मसल स्टोन। क्या? मसल स्टोन का मतलब क्या होता है? रिजिडिटी। उसमें यूं कहे जैसे कपकपाहट होने लगती है, या फिर वही जो मसल से होगी। और फिर आगे क्या लिखा है? ट्रेमर। क्या है? ट्रेमर। ट्रेमर मतलब क्या होता है? उसको कपकपाहट होने लगेगा, वो कांपने लगेगा। और एट रेस्ट। और क्या? एट रेस्ट मतलब बिना रेस्ट के क्या करेगा? कांपने लगेगा। ठीक है। और फिर आगे क्या लिखा? इट इज क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्या है? जो यह पार्किंसन डिसीज है क्या है? एक प्रकार की क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ने वाले, उत्पन्न लॉन्ग टाइम तक होने वाली क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे पार्किंसन डिसीज क्या है, जो कि क्या है? डिसऑर्डर इन CNS के अंतर्गत स्टडी की जाती है। तो इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं इसके काज क्या है। समझेंगे पार्किंसन डिसीज के काज क्या हैं। तो जैसा क्या है समझते हैं। क्या हेडिंग डाल लीजिए? काजेस ऑफ पार्किंसन डिसीज। तो आगे इसमें क्या लिखा हुआ है? द एग्जैक्ट काज इज अननोन। इसके कहने का मतलब है जो इसका एग्जैक्ट काज होता है वो अननोन है, फिर नहीं जानकारी, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन और भी कारण जो है, और भी कारण हैं जो कारण इसके हो सकते हैं, पार्किंसन डिसीज के कारण हो सकते हैं। तो क्या है? पहला क्या है? हेड इंजरी। क्या है? हेड इंजरी। जब किसी भी सिर में कभी जब चोट लगती है तो वो ये कारण हो सकता है पार्किंसन डिसीज का। और क्या है? एडवांसिंग एज। क्या है? एडवांसिंग एज का मतलब क्या होता है? जब यूं कहें जो हम लोगों की एज होती है वो जब ज्यादा बढ़ जाती है तो उसमें होने के चांस ज्यादा होगा। अबव 65 ईयर्स मोस्टली सिन। इसके कहने का मतलब है जो 65 साल से ऊपर वाले जो एज के होते हैं उसमें क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा देखने को मिला है। और क्या है? जेनेटिक्स का दूसरा अगला कारण क्या है? जेनेटिक फैक्टर। क्या है? जेनेटिक फैक्टर। जब यूं कहें कि बाप दादा से चली आ रही बीमारियों से हो सकता है क्या है? पार्किंसन डिसीज। और क्या? ड्रग्स। जब यूं कहते हैं लोग उनमें क्या होता है? पार्किंसन डिसीज होने के चांस ज्यादा होते हैं। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है? लो प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन। क्या? लो प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन। जो हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन जब कम हो जाता है तो क्या होता है? पार्किंसन डिसीज हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं काजेस ऑफ पार्किंसन डिसीज। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। समझेंगे पार्किंसन डिसीज की पैथोजेनेसिस क्या है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए पैथोजेनेसिस ऑफ पार्किंसन डिसीज। तो जैसा कि क्या होता है पैथोजेनेसिस में? लो प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन। जब यूं कहें लो प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन, जब डोपामिन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है तो क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन। तो क्या होता है? डोपामिन की कमी हो जाती है। क्या होती है? डोपामिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? नॉर्मल बैलेंस बिटवीन डोपामिन एंड एसिटिलकोलिन डिस्टर्बेड। यूं कहें जो जब डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन हो जाता है, डोपामिन की जब कमी हो जाती है तो क्या होता है? जो नॉर्मल बैलेंस होता है किसका?
डोपामिन और एसिटिलकोलिन के बीच में क्या होता है, जो नॉर्मल बैलेंस होता है क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। और क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स अफेक्टेड। क्या होता है, तो मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं एंड सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मैंने ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ा चुका, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप उसको जाकर के देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स अफेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पार्किंसन डिसीज उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है, पार्किंसन डिसीज उत्पन्न हो जाती है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे पैथोजेनेसिस ऑफ पार्किंसन। वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है नैदानिक प्रस्तुतियां, या फिर यूं कहें उसी को क्या कहते हैं, सिम्पटम्स। क्या चीज आपको लक्षण दिखाई देंगे। हम समझेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन जो डिसीज होती है उसके सिम्पटम्स क्या है, उसके नैदानिक प्रस्तुतियां क्या है। तो जैसा कि क्या लिखा हुआ, पहला क्या है, स्लो डाउन, स्लो मूवमेंट। क्या है, स्लो मूवमेंट, क्या है, उसके चलने की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगा, फिर धीमी हो जाएगा। और क्या होगा, ट्रेम्बलिंग। क्या होगा, ट्रेम्बलिंग या फिर कपकपाहट होने लगी। जैसे हाथ आपको यूं कहें, जब किसी प्रकार का सिग्नेचर करना होगा तो आपका हाथ कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ट्रेम्बलिंग होगी या फिर कपकपाहट होगी। और क्या होगा, लो वॉल्यूम ऑफ स्पीच, जो बोलने की वॉल्यूम होगी वो क्या हो जाएगी, कम होगी। आपकी स्पीच की वॉल्यूम क्या होगी, वो कम हो जाएगी। और क्या होगा, ड्रॉपिंग ऑफ सलाइवा। क्या है, ड्रॉपिंग ऑफ सलाइवा, जो आपकी लार होगी उसके बूंद बूंद करके टपकने लगेगी। क्या होगी, बूंद बूंद करके टपकने लगेगी। और क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है, कब्ज, उसको क्या हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा। और क्या होगा, डिप्रेशन हो जाएगा, वो जो पेशेंट होगा उसको क्या होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। होप आप लोग समझ चुके हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्किंसन डिसीज। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज। आप बिना ड्रग्स लिए कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं पार्किंसन डिसीज। हम समझेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज। तो आइए समझते हैं क्या। सबसे पहले आप डालेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फिजियोथेरेपी इज बेनिफिशियल अंडर गाइडेंस ऑफ अ एक्सपर्ट एक्सरसाइज ट्रेनर। इसके कहने का मतलब जो फिजियोथेरेपी होता है, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक प्रकार का क्या होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है जो 2 साल का होता है। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको बताएंगे बेनिफिशियल, जो आपके लिए लाभदायक होते हैं, वो क्या बताएंगे, आपको ट्रेनिंग बताएंगे, जो आपको एक्सरसाइज डेली पे डेली करने, उससे क्या क्या होगा आपको, या फिर आप उनके अंडर में जब जाएंगे तो आपको गाइडेंस करेंगे। किसके लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। उनको तरीके पते होते हैं किस प्रकार के, कि किस प्रकार से उसको मैनेजमेंट करना है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं किससे, फिजियोथेरेपिस्ट से, जो कि क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। जबकि बिना ड्रग्स लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सरसाइज सीख सकते हैं। और आप समझेंगे क्या चीज, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, पार्किंसन डिसीज के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो जैसे कि पहले क्या है, लियोडोपा। क्या है, लियोडोपा क्या होती है, एक प्रकार की ड्रग्स होती है जो क्या करती है, इट कन्वर्ट्स इनटू डोपामिन। जो लियोडोपा होती है या क्या होती है, या डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है। जो क्या होती है, लो प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन। जब प्रोडक्शन क्या होता है, डोपामिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो क्या होता है, तो यही लियोडोपा जब आप देंगे तो क्या होगा, यही जो लियोडोपा ड्रग्स होती है वो क्या होती है, वह डोपामिन में कन्वर्ट होती है, रीच टू द ब्रेन। जब वह क्या होगी, एब्जॉर्ब होकर के जब पहुंचेगी ब्रेन में, जब पहुंचेगी तो क्या होगी, लियोडोपा जो ड्रग्स जो है वो क्या होगी, डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगी। और आगे क्या लिखा हो, फिर अगली ड्रग्स क्या है, डोपामिन एगोनिस्ट। क्या है, डोपामिन एगोनिस्ट, जो डोपामिन को प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वो क्या है, ब्रोमक्रिप्टिन। क्या है, एग्जांपल के लिए ब्रोमक्रिप्टिन। क्या है, ब्रोमक्रिप्टिन। और क्या है, रोपिन। क्या है, और क्या है, रोपिनिरोल। क्या है, रोपिनिरोल। क्या है, रोपिनिरोल। आप समझते हैं। अगली ड्रग्स क्या है, MAOI। इसका मतलब क्या है, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। आपको लिख दें वरना आप लोग भूल जाएंगे। क्या है, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। क्या है, ऑक्सीडेज इनहिबिटर। क्या है, इनहिबिटर। इसी को क्या कहते हैं, MAOI। इसके एग्जांपल क्या है, सेलेग्लाइन। क्या है, सेलेग्लाइन। और क्या है, रोसाग्लाइन। क्या है, रोसाग्लाइन। फिर अगली ड्रग्स क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आप देते हैं किसमें, पार्किंसन डिसीज में। क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कौन से, क्या एग्जांपल क्या है, बेंजट्रोपिन। क्या है, बेंजट्रोपिन। क्या है, बेंजट्रोपिन। और क्या है, प्रोसाइक्लिडिन। क्या है, प्रोसाइक्लिडिन।
तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट डिसीज क्या है, अगली डिसीज क्या है। अब हम समझेंगे डिसऑर्डर इन सीएनएस। जो सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें जब डिसऑर्डर होता है तो दूसरी डिसीज कौन सी उत्पन्न होती है, तो क्या है, एपिलेप्सी। क्या है, एपिलेप्सी, जिसे हिंदी में मिर्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिर्गी कहते हैं, या फिर झटका के नाम से जानते हैं। तो क्या है, आप समझेंगे एपिलेप्सी क्या है। तो क्या है, एपिलेप्सी। आप गिना लीजिए एपिलेप्सी क्या है। एपिलेप्सी, एपिलेप्सी में क्या लिखा हुआ है नीचे, एपिलेप्सी में नीचे क्या लिखा हुआ है, एपिलेप्सी इज नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। जो एपिलेप्सी या मिर्गी जो होती है, डिसीज होती है, वो क्या होता है, एक प्रकार के नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है। जो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। फिर क्या है, ड्यू टू एबनॉर्मल एक्टिविटी इन ब्रेन सेल्स। जो ये है कि जो उसके कारण क्या होता है, एबनॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है। ब्रेन सेल्स जो होती हैं उनमें एबनॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है, और इसे क्या कहते हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज आल्सो कॉल्ड सीजर एंड कन्वुल्सेंस। इसके यहाँ पर क्या है, कन्वुल्सेंस के कहने का मतलब है इसे सीजर। सीजर मतलब क्या होता है, झटका। एंड कन्वुल्सेंस मतलब क्या होता है, आक्षेप। आक्षेप, इसे झटका और आक्षेप के नाम से भी जानते हैं। आप समझते हैं इसके काजेस क्या है, इसके काज क्या है। तो काज क्या है, ब्रेन इंजरी। क्या है, ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी का मतलब होता है जब ब्रेन में किसी प्रकार की चोट लग जाए उसी को क्या कहते हैं, ब्रेन इंजरी। जब ब्रेन इंजरी के कारण एपिलेप्सी हो सकती है। और क्या, हाई फीवर, जब अत्यधिक मात्रा में हाई फीवर जब हो जाता है तो क्या होता है, एपिलेप्सी होने के चांस हो जाते हैं। और क्या है, लेक ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, एपिलेप्सी हो जाती है। और ये सब क्या है, आपके कारण क्या है, लेक ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेन। जब ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाए। और क्या है, ब्रेन ट्यूमर, जब किसी प्रकार का ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है तो क्या होगा, एपिलेप्सी हो जाएगा। और क्या, जेनेटिक, और जो ब्रेन जो युग है एपिलेप्सी होती है जेनेटिक भी होती है, जो बाप दादा की पीढ़ियों से चली आ रही बच्चों में भी हो जाती है। और क्या है, जेनेटिक। और क्या, स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक होता है रिड्यूस ब्लड सप्लाई इन ब्रेन। क्योंकि रिड्यूस ब्लड सप्लाई इन ब्रेन, प्रॉपर रूप से ब्रेन तक सप्लाई नहीं हो पाता है, किसका, ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाती, तो क्या होता है, स्ट्रोक। स्ट्रोक के कारण भी क्या हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकती है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। डिसऑर्डर इन सीएनएस। जो सीएनएस होता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसकी दूसरी डिसीज क्या है, एपिलेप्सी। आप समझ चुके हैं एपिलेप्सी क्या है और उसके काज क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट बुक में नोट डाउन करते रहें। अब हम समझेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ एपिलेप्सी, मिर्गी की पैथोजेनेसिस। आप हेडिंग डाल लीजिए पैथोजेनेसिस ऑफ एपिलेप्सी। तो क्या है, ड्यू टू, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ड्यू टू काज। क्या है, ड्यू टू, सबसे पहले क्या होगा, आपको काज अटैक। क्या है, ड्यू टू काज अटैक। सबसे पहले आपको काज अटैक करेगा। इसके बाद क्या होगा, न्यूरोनल सेल्स अल्टर्ड। इसके कहने का मतलब जो न्यूरोनल सेल्स होती हैं वो खराब हो जाएंगे या फिर अल्टर्ड हो जाएंगे, उनमें दिक्कत आ जाएगी। फिर क्या होगा, रिपीटेड एक्शन पोटेंशियल। जो एक्शन पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती है। तो क्या होती है, तो रिपीटेड एक्शन पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रिकल जो होती है वो क्या होगी, स्पीड तेज कर देती हैं। तो क्या होती है, रिपीटेड एक्शन पोटेंशियल, बार बार क्या होगी, एक्शन पोटेंशियल प्रोसेस होने लगी, जिसके कारण क्या होगा, रैपिड जनरेशन टू एक्शन पोटेंशियल। जिसके कारण क्या होता है, जल्दी जल्दी जनरेशन या उसका निर्माण होने लगे, किसका, एक्शन पोटेंशियल का निर्माण होने लगेगा, जल्दी जल्दी एक्शन पोटेंशियल होने लगी। उसके कारण क्या होगा, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीच टू स्केलेटल मसल। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है क्या होंगे, आपके स्केलेटल मसल्स तक पहुंचने लगेंगे, जिसके कारण क्या होगी, आपको झटका आएगा। क्या होगा, एपिलेप्सी होगी। क्या होगी, एपिलेप्सी हो गया, फिर मिर्गी हो जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं पैथोजेनेसिस ऑफ एपिलेप्सी। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है या फिर नैदानिक प्रस्तुतियां क्या है, जिन्हें सिम्पटम्स भी कहते हैं। समझेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी की नैदानिक प्रस्तुतियां क्या है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एपिलेप्सी। तो सबसे पहले क्या होगा, रिकरेंट ऑफ सीजर। क्या होगा, बार बार झटके आएंगे। सबसे पहले क्या आएंगे, झटके आएंगे बिना किसी रीजन के। और क्या है, सडन स्टिफनेस। क्या है, सडन स्टिफनेस मतलब जो उनकी बॉडी होगी अचानक से क्या होगी, स्टिफनेस हो जाएगी या फिर कड़ी हो जाएगी बिना किसी रीजन के। और क्या होगा, सडन फॉलिंग ड्यू टू अननोन रीजन। के कहने का मतलब बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के वह गिर जाएगा। और क्या होगा,
सडन बॉट्स ऑफ च्यूबिंग्स, और अचानक से क्या होगा वह उसका मुंह चलने लगेगा, फिर च्यूबिंग की तरह, मतलब जैसे कोई चबला रहा ऐसे चबलाने लगेगा, तो ऐसे क्या होगा सडन बॉट्स ऑफ च्यूबिंग। और क्या होगा रिपीटिव इनवॉलंटरी, के कहने का मतलब जो इनवॉलंटरी मूवमेंट होगा या क्या बार बार रिपीट होंगे, जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं वॉलंटरी मूवमेंट होता है वह अपने ऐच्छिक अनुसार से मूवमेंट होता है, और इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है अचानक से क्या होगा अपने आप ही इनवॉलंटरी मूवमेंट रिपीट होने लगेगा, बार बार रिपीटिव होने लगेगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एपिलेप्सी। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी। अब हम समझेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप हेडिंग डाल लें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किसका, एपिलेप्सी का। तो आप जैसे कि क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है कीटोजेनिक डाइट, क्या है कीटोजेनिक डाइट इज रिड्यूस चांस ऑफ एपिलेप्सी। जो कीटोजेनिक डाइट होते हैं, कीटोजेनिक जो फूड होते हैं वो रिड्यूस मतलब कम करते हैं किसको, चांस ऑफ एपिलेप्सी को। कीटोजेनिक डाइट होते हैं लाइक है, जिसका एग्जांपल क्या है फिश, क्या है फिश एंड मीट, और क्या है एग्स, और क्या है सी फूड। फिश मतलब मछली और मीट, और एग्स मतलब अंडे और सी फूड समुद्री भोजन होते हैं जो क्या करते हैं, क्या होते हैं कीटोजेनिक डाइट होते हैं, जो क्या करते हैं एपिलेप्सी के चांस को कम करते हैं। आप समझते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, एपिलेप्सी का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। तो जैसा कि ड्रग्स कौन सी है, पहली ड्रग्स क्या है हाइड्रेटोइन डेरिवेटिव्स, क्या है हाइड्रेटोइन डेरिवेटिव्स का एग्जांपल क्या है, हाइड्रेटोइन डेरिवेटिव्स का एग्जांपल क्या है फेनिटोइन। फेनिटोइन कौन सी ड्रग्स है, एक हाइड्रेटोइन डेरिवेटिव कैटेगरी की ड्रग्स है। और क्या है दूसरी ड्रग्स क्या है बारबिटूरेट्स, क्या है बारबिटूरेट्स, क्या है इसका एग्जांपल क्या है फेनोबारबिटूरेट्स, क्या है फेनोबारबिटूरेट्स। और फिर अगली ड्रग्स क्या है गाबा ट्रांसएमिनेज, क्या है गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर, क्या है गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर। इसका एग्जांपल क्या है सोडियम बाइल्प्रोएट, क्या है सोडियम बाइल्प्रोएट। और फिर अगली ड्रग्स क्या है गाबा एगोनिस्ट, क्या है गाबा एगोनिस्ट, इसका एग्जांपल क्या है गाबा पेंटीन, क्या है गाबा पेंटीन। और फिर अगली ड्रग्स क्या है बेंजोडाइजेपाइन्स, क्या है बेंजोडाइजेपाइन्स का एग्जांपल क्या है डाइजेपाम, क्या है डाइजेपाम, और क्या है क्लोनाजेपाम, क्या है क्लोनाजेपाम। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी। आपको कहीं पर पेशेंट दिख रहा है और उसमें यदि सिम्टम्स दिख रहे हैं इसी प्रकार के, यदि एपिलेप्सी के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आप अपने आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, एडवाइस के आप कोई भी ड्रग्स नहीं ले सकते अपने मन से। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली पर डेली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट्स।